नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 6 सितंबर 2023 और आज जो है आपका एमटीएस का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस, करंट अफेयर और अंग्रेजी के जो भी वर्ड पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा। जो बच्चे कोई भी एग्जाम देंगे वहाँ पर ये फैक्ट आपको काम करेगा। सीधे कंप्यूटर के मोनीटर पर नजर आएंगे और मोनीटर आपका क्या होती है, आउटपुट या इनपुट डिवाइस। आप लोग मुझे कमेंट कर देना, ठीक है भैया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो एमटीएस की एग्जाम चल रही है, हर शिफ्ट में 20+ क्वेश्चन मैंने आपको मिला के दिया है। ये मैं नहीं कहता हूं, जो बच्चे एग्जाम दे करके आए हैं वही बच्चे कहते हैं। इनकी प्रतिक्रिया आप कमेंट के माध्यम से देख सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे जो ग्रुप है जहां पे 1200 के करीब बच्चे बतियाते हैं वहां पर भी इसकी देखी जा सकती है, पड़ताल की जा सकती है। तो जो बच्चे मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ रहे हैं कि ये पीडीएफ काम करेगा सर, तो ये मैं आपका कहना है कि ये पीडीएफ जो है मेरा 57 सीरीज वाला, ये आप उन बच्चों से ही पूछ लीजिए, मैं तो हाँ ही कहूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, है ना। पहला जो एक प्रश्न पूछा गया था कि पिंजर किसकी आत्मकथा है। भैया जिस दिन आपका याद है अनफिनिश्ड मेमोरी पुस्तक पूछा गया था प्रियंका चोपड़ा की, उस दिन मैंने प्रेगनेंसी बाइबिल और अमृता प्रीतम की ये जो है आपका पिंजर पुस्तक बताया था। ये अमृता प्रीतम की है। अमृता प्रीतम अपने आप में एक अच्छी हस्ती है इंडिया के लेवल से, तो इसीलिए जो है इनके पुस्तक पूछे गए हैं। अमृता प्रीतम की अन्य पुस्तक की बात करें तो मेरे प्रिय कहानी, अक्षरों के साए, रसीदी टिकट, एक खाली जगह घोंसला, 50 फ्रेग्रेंट्स ऑफ इनर सेल्फ, ये सभी के सभी पुस्तक जो हैं अमृता प्रीतम जी के हैं। इनके अलावा झुंपा लहरी अगली क्रम, झुंपा लहरी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आपके रखते हैं इंपॉर्टेंसी आपके राइटिंग की दुनिया में। तो ये दिन के प्रसिद्ध पुस्तक द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज हैं। ये आपके 1 करोड़ बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, 1 करोड़ एक बार आपके एग्जाम में हो सकती है। रोमन स्टोरी, अनकस्टमेड अर्थ, है ना। अनकस्टमेड अर्थ जो है ये अमेजन पे काफ़ी धूम मचा रहा है। अमेजन जो आपका साइट है जहाँ से हम सामान क्रय विक्रय करते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे इन तीनों पुस्तकों को। इनके अलावा रामचंद्र गुहा की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी बिफोर इंडिया, गांधी के बाद इंडिया, गांधी के पहले इंडिया, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, तो ये तीनों के तीनों पुस्तक रामचंद्र गुहा जी के हैं। इनके अलावा अमिताभ घोष साहब काफ़ी इंपॉर्टेंट सी रखते हैं अपने आप में, और ये जो भारत के बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं वहाँ भी भाग लेते हैं किसी चीज़ की बैठक वगैरह में। तो द शैडो लैंड्स, हंगरी टाइड्स, रिवर ऑफ स्मोक, द लिविंग माउंटेन, ये सभी के सभी पुस्तक जो हैं अमिताभ घोष जी के हैं। देखिए अमिताभ घोष जी की पुस्तक को पकड़ने का मैं एक तरीका बताता हूँ। अमिताभ घोष जी की पुस्तक में आपका नेचर शब्द का जिक्र जरूर रहता है, नेचर शब्द का जिक्र, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया है कि जो दलाई लामा साहब है, दलाई लामा साहब के पुस्तक के में जो है आपका उनका जो शीर्षक होता है ना, उसमें हैप्पी शब्द किसी न किसी रूप में इंक्लूड जरूर रहता है, यानी खुशियाँ से संबंधित शब्द जो है उनके किताब के शीर्षक में आपको मिलेगा। इनके अलावा स्वतंत्र रूप से घूमने, भारत में किसी भी कोने में किसी भी भाग में आप स्वतंत्र रूप से जो आबाद घूम पाते हैं, ये आपको 19 के किस भाग में इस प्रकार का जो है अधिकार आपको दिया गया है, ठीक है। देखिए एक दिन दो दिन नहीं, ये हजारों दिन मैंने आपको पढ़ा रखा है 19 के 1 के डी में। अभी जो आपके सामने एक इमेज आएगा तो आपको फटाफट याद आ जाएगा। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि कई सारे आपके संविधान के अंदर ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स हैं, जिसमें एक 19 है, एक 243 है और एक आपका 51 है। ये ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स हैं, इसमें कोई एक ग्रुप नहीं है, ये मतलब अनुच्छेदों का समूह है। और इस पर मैंने एक अलग वीडियो भी बना दिया था। मेरा मानना है कि अगर आपको संविधान की अच्छी नॉलेज है तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे आप ग्रुप डी का दे रहे हो या फिर पीसीएस का दे रहे हो, कोई मायने नहीं रखता, आपके एग्जाम में 4 नंबर फिक्स है। ये कोई माई का लाल आपको नहीं काट सकता है 4 नंबर, अगर आपको संविधान की समझ है। तो जो बच्चे अभी अभी तैयारी करने आए हैं, अभी हमसे जुड़े हुए हैं, तो आर्टिकल वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इसमें आपको संविधान की अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी, ठीक है भाई। तो जो आर्टिकल 19 है, इसमें बेसिकली 6 भागों में हम इसे बांटते हैं और अलग अलग चीज़ों की हमें अधिकार प्रदान करता है। इसे ओवरऑल हम प्रेस की स्वतंत्रता कह देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो है हमारा बोलने का अधिकार ही है इसमें, है ना। तो प्रेस की स्वतंत्रता हम इसे कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें कई सारी चीज़ है। चलिए आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले 19 के 1 के ए में कहा गया है कि आप वाक एवं व्यक्ति का अधिकार आपके पास सुरक्षित है। मतलब आप कोई भी चीज़ बोलने के लिए स्वतंत्र हो, है ना। अब ये नहीं कि भाई किसी को जो है मतलब कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं है। मतलब जो दायरे में रह के बोलने के लिए स्वतंत्र हो। इसके अलावा जो है अभिव्यक्ति मतलब होता है आप अपनी भावना को रख सकते हैं। इसके अलावा शांतिपूर्ण ढंग से आप जो है बैठक कर सकते हैं हथियार रहित। इसके अलावा संगम और संघ बन के जो बनाने का जो अधिकार है आर्टिकल 19 के 1 के सी में दिया गया है, और डीपीएसपी के अंतर्गत यही जो है अधिकार आपको मतलब जो
व्यवस्था है या 43 के ख में है, ख में। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत के किसी भी क्षेत्र में आप घूम सकते हैं, जो ये प्रश्न का आधार है ये 19 के 1 के डी में है। अगर आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, ये आर्टिकल 19 के 1 के ई में है। पहले ये अधिकार जो है जम्मू कश्मीर पे थोड़ा झिझिया रहा था, लेकिन 370 जो धारा था ये हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी आप घर खरीद सकते हैं। इनके अलावा कोई भी आप आजीविका व्यवसाय वगैरह कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। हाँ, जो सरकार के हित में हो। अब ऐसा नहीं कि बिहार में जो है मदिरा निषेध है और आप वहाँ पे मदिरा का बिजनेस करना चाहते हैं, ये दिखा के मेरी फंडामेंटल राइट है, तो ये फिर दिक्कत वाली बात है। इसके अलावा मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच में वर्णित है। यूएसए के संविधान से लिया गया है, पहले 7 था, अब जो है मात्र 6 है ना, 6 है। तो हटा कौन? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और संपत्ति के अधिकार को जो हटाया गया तो कहाँ रखा गया? तो आर्टिकल 300 के ए में रखा गया। कब हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। तब से लेकर आज तक मात्र 6 मौलिक अधिकार हमारे पल्ले में रखा है। इसके अलावा अनुच्छेद 14 से 18 अब इसे कैटेगराइज कर दिया गया है मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी। तो 14 से जो 18 है ये समानता का अधिकार है, इक्वलिटी का राइट देता है, जिसमें 14 आपका समता का अधिकार है, 15 जो है जाति धर्म लिंग नेम आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। आपने आर्टिकल 15 एक पिक्चर है आयुष्मान खुराना का देखा ही होगा। 16 जो है अफसरों की समानता है, 17 जो है छुआछूत का अंत है, 18 जो है प्रेस की स्वतंत्रता है। इसके अलावा माफ कीजिएगा उपाधियों का अंत है। इसके अलावा 19 से 22 जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें 19 आपने पढ़ लिया तो 20 बच गया। 20 सजा आदि के मामले में छूट है। 21 को हम प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं या फिर निजता का अधिकार कहते हैं। आर्टिकल 21 का ए जो है इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जो आपको 2002 में ऐड किया गया था, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। इसके अलावा आपका बच गया 22 भी सजा आदि के मामले में छूट से संबंधित है। इसके अलावा आपका आ जाता है 23 और 24, ये शोषण के विरुद्ध 2 अधिकार है, जिसमें 23 जो है ये मानव तस्करी पे रोक बताता है और 24 जो है ये बाल श्रम पे निषेध बताता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कल कारखाने में काम पे नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 25 से 28 जो है ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता इसके अंतर्गत आप जो है कोई भी धर्म मान सकते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसके अलावा अगर आप धार्मिक कार्य पे कुछ भी खरीद किए हैं, कोई मतलब खर्च किए हैं, तो आप पे टैक्स इंपोज नहीं किया जाएगा सरकार के द्वारा। ये आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत ही वर्णित है। इसके अलावा आर्टिकल 29 और 30 जो है ये आपका अल्पसंख्यक हित से है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं और इसी के तहत जो है आम आदमी अपने मौलिक अधिकार का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आर्टिकल 31 जो बच गया ना वो निरसित हो गया है, क्योंकि आर्टिकल 31 में पहले संपत्ति का अधिकार रखा गया था, तो खमाने हट गया यहाँ से। इसके अलावा पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2023 भारत ने किसे हराकर जीता? परसों के दिन महिला वाला और पुरुष वाला उत्तभैन्यू बताया था कि कहाँ पे हुआ, कौन जीता कौन हारा। तो दोनों में भारत ही जीता है, पाकिस्तान को हरा के पुरुष वाला और कोरिया को हरा के महिला वाला, है ना भाई। महिला जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2023 जो है ये महिला जीती है, इंडिया की महिला। इसके अलावा किसको हरा के? तो कोरिया को हरा के। और टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था? तो जापान में। और जो पुरुष वाला टूर्नामेंट हुआ था ये ओमान में, पाकिस्तान को हरा के भारत जीते हैं। देखिए भारत जो चीज जीते हैं वो इंपोर्टेंसी रखती है आपके एग्जाम में। पिछले कल भी तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन यहां से आए और आज भी आए हैं। तो भारत जो है आईसीसी अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप भी जीती है ना, इंग्लैंड को हरा के। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, महिला वाला फर्स्ट एडिशन था और साउथ अफ्रीका में हुआ था ये, ठीक है। इसके अलावा भारत जो है अभी डायमंड लीग जीत लिए हैं आपका नीरज चोपड़ा, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सैफ चैंपियनशिप 2023 जो हुआ है ये भारत के बेंगलुरु में हुआ है और विजेता कौन रहा है? तो भारत ही रहा है। किसे हरा के? कुवैत को हरा के। देखिए मैं कोई बाबा ही नहीं लूट रहा है, ये जो करंट अफेयर के प्रश्न टकरा रहे हैं ना, तो जो सीजीएल का आपका आया था, है ना, मैंने 156 प्रश्न या 126 प्रश्न का एक लंबा सीरीज बना दिया था कि सीजीएल 2023 में जितने भी करंट अफेयर पूछे गए उसमें मसाला लगा के, यानी करंट मतलब इंपोर्टेंट फैक्ट के साथ जो पढ़ाया था वहीं से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके स्पोर्ट्स से, उसके बाहर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा काली मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? देखिए मैं बार बार बताते आया हूँ कि भारत जो है हमारा ऐसा भी शेप पे हमारा तमिलनाडु है और ये वाली पार्ट जो है यहाँ पे आपको काली मिट्टी नजर आएगी, यानी प्रायद्वीपीय भारत में आपको काली मिट्टी नजर आएगी। प्रायद्वीपीय भारत आपका जो है ऑप्शन में दिया गया था और यही राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी या कपासी मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि कपास की खेती इसमें अच्छा होता है। कपास मतलब कॉटन, ठीक है भाई। खास करके महाराष्ट्र वगैरह में कपास की खेती काफी ज्यादा होता है, नासिक वाले इलाके में, ठीक है। इसके अलावा काली मिट्टी को हम ब्लैक चेरनोजम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक चेरनोजम कहा जाता है आपका काली मिट्टी को। ये बात भी ध्यान रखेंगे। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो बेसाल्ट चट्टान की जब क्षरण हो जाती है तब आपकी काली मिट्टी की निर्माण होती है। इसके अलावा मिट्टी के जो है आपका निक्षालन से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे।
मिट्टी के निक्षालन से, है ना, क्या होता है, लीचिंग से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, जो मैंने आपको कल बताया था, है ना। लेटेराइट मिट्टी में जो है आपका कॉफी वगैरह की खेती, चाय वगैरह की खेती हो सकती है, ये बात भी बताया था। रिस्क जो है उसका जो सारा मिनरल्स है नीचे चला जाता है और कमजोर हो जाता है। लेटेराइट मिट्टी कमजोर मिट्टी होता है ना। आपका काली मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होता है, चिकनी मिट्टी उपजाऊ होती है, दोमट मिट्टी उपजाऊ होती है, ये सब आपको ध्यान रखना है। जलोढ़ मिट्टी भी उपजाऊ होती है, ये सब ध्यान रखना है। काली मिट्टी को क्या कहते हैं बता ही दिया। काली मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, एमपी इत्यादि में जो है आपको देखने को मिलेगा, यानी प्रायद्वीपीय भारत में मिलेगा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, तो फिर आप बोलोगे भाई प्रायद्वीपीय भारत आप साउथ के पार्ट लिए तो यहाँ पे जो है एमपी क्यों ले लिए। तो आप इसको दूसरे ढंग से भी रिलेट कर सकते हैं कि जहां जहां डेक्कन की पठार की फैलाव है, डेक्कन की पठार की फैलाव है, वहां वहां आपको काली मिट्टी की नजर आएगी। अब देखिए रिलेशन बनाना जो है आपको आना चाहिए, चीजों को याद रखने में सहूलियत होती है। मैंने आपको बताया कि जो डेक्कन के पठार है इंडिया में 8 स्टेट से गुजरती है, तो अधिकांश स्टेट में जहां पे डेक्कन की पठार गुजरती है वहां पे आपको काली मिट्टी देखने को मिल जाएगी। और बेसाल्ट चट्टान की क्षरण से बनती है तो बता ही दिया। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है? ऑप्शन में आपका हरिप्रसाद चौरसिया जी दिया गया था, बहुत ही फेमस बांसुरी वादक है और काफी कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है, तो हरिप्रसाद चौरसिया राइट आंसर हो जाएगा। पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी के जो है महान वादक हैं। पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर, अरविंद पारेख, निखिल बनर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी ये सितार के जो है प्लेयर हैं, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पंडित रविशंकर साहब का क्या ही कहना है, इनके बारे में काफी कुछ कहने का है और जो सारा चीज बता चुका हूं मैं। पंडित रविशंकर साहब को 1999 में भारत रत्न दिया गया। पंडित रविशंकर साहब को 1968 में पहला ग्रैमी अवार्ड भारत की तरफ से जीतने वाले बने थे, वेस्ट मिड्स ईस्ट के लिए। इसके अलावा पंडित रविशंकर साहब को ग्रैमी अवार्ड हो गया पहली बार और भारत रत्न भी हो गया, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका बिस्मिल्लाह खां है, शहनाई के वादक हैं, 2001 में भारत रत्न दिया गया था। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण सब मिले हैं। ये बिहार के रहने वाले थे बिस्मिल्लाह खां साहब, बिहार के, है ना। इनकी मृत्यु अब हो चुकी है। पंडित राम नारायण, सबड़ी खान, सुकूर खान सारंगी वादक हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। टी.एच. विनायक आपका घाटम प्ले करता है। तोताराम पखावज, अन्नपूर्णा देवी आपका सुरबहार, यू कृष्णन आपका मेंडोलिन प्ले करते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम साहब बीना बजा लेते थे, अकबर जो है नगारा बजा लेते थे, तो ये सब भी जो है थोड़ा कॉमन जो नहीं है बजाने में, उनको भी ध्यान रखना है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी बजा लेते थे बीना अच्छे। इनके अलावा द फॉल ऑफ स्पैरो किसके द्वारा लिखा गया प्रमुख पुस्तक है? पुस्तक से 2-3 क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, तो सलीम अली के द्वारा लिखा गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया जो है ये आपको सलीम अली को कहा जाता है, तो यहाँ से आप स्पैरो से पकड़ सकते थे, जिनको अगर याद नहीं हो। इनके अलावा भारत का पक्षी मैन सलीम अली को कहा जाता है। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। भारत का मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कहा जाता है। रॉकेट मैन किसे कहा जाता है? तो के सिवन इसरो के पूर्व चीफ को कहा जाता है। टाइगर मैन किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को कहा जाता है। जल मैन किसे कहा जाता है? राजेंद्र को कहा जाता है। और पैडमैन किसे कहा जाता है? तो अक्षय कुमार को कहा जाता है। कहा नहीं जाता भाई, आपको कोई काम का नहीं है पैडमैन। इसके अलावा चिपको आंदोलन के जनक कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी, तो दोनों को ध्यान रखेंगे। चिपको आंदोलन आने के लिए तैयार हो चुके हैं एग्जाम के अंदर, काली जवान मेरी ये छपेगी जरूर, ठीक है। चिपको आंदोलन अब आने के लिए तैयार हो चुके हैं, जैसे मैंने नाटू नाटू सॉन्ग को बताया था कि तैयार हो चुके हैं, आ गया ना भाई साहब। हसरा बताया था ना तैयार हो चुके हैं, आ गया ना आज, है ना। तो ऐसे ही ये भी अब तैयार हो गए हैं, पक गए हैं, आ जाएंगे एग्जाम में। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि चिपको आंदोलन के जैसे ही राजस्थान में कौन सा आंदोलन हुआ, तो आपको बताना है भाई, है ना। राजस्थान में जो मतलब कौन रहे जुड़े हुए इनसे, तो आपको बताना है अमृता देवी बिश्नोई। इनके नाम पे एक पुरस्कार भी दिया जाता है, अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। तो ये मध्य प्रदेश के सरकार भी देते हैं और आपका केंद्र सरकार भी देते हैं। देखिए मध्य प्रदेश का सरकार तानसेन सम्मान, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार और इसके अलावा आपका जो है कालिदास सम्मान देते हैं। तो तीनों बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखिए दोस्तों जो फैक्ट है ना मौखिक रूप से वो भी काफी काम के हैं, तो ऐसा नहीं कि खाली लिखा हुआ पे ही ध्यान दीजिए, मेरी बातों पर भी ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों मेरा एक ही मकसद है, मैं यूट्यूब पे सिर्फ इसलिए आया, और आया क्या, प्रभु ने मुझे लाया है। कैसे लाया है जरा एक मिनट आपका समय लूंगा। मैं क्यों आया यूट्यूब पे, कैसे आया, ये थोड़ा सा मैं आपको आज शेयर कर ही देता हूँ। देखिए जब कोरोना लगी थी ना, जब कोरोना आपका आया था ना, तो मैं एक रेल कर्मचारी हूँ जैसा कि आप जानते ही हैं। तो जो 3 महीना जो है ना, 3 मंथ के लिए पूरा ट्रेन बंद हो गया था महाराष्ट्र के अंदर, और सब जगह बंद हुआ था, पूरे देश में ही बंद हुआ था, देश क्या पूरे विदेश में ही बंद हुआ था। तो 3 महीने घर पे अकेले रहते रहते कोई काम नहीं था मेरे पास, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो मैं क्या करूं, तभी मैं जो है इस पे एक्टिव हुआ और मैं जो है आप लोगों के लिए सोचने लगा। और थोड़ा उस समय ज़्यादा नहीं मिला मुझे, ज़्यादातर कोई भी बच्चे नहीं आते थे। फिर बाद में क्या हुआ, एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, उसमें मैं एक दिन ना अपने तरीके से प्रैक्टिस सेट जो है थोड़ा सा दे दिया कि भाई एनटीपीसी का है, जिनका एग्जाम है देखिए। उसके 2000 व्यू आए और जो बच्चे आए वो फिर कभी गए नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन टकरा गए। तब से मैं जो है एक्टिव हूँ इस पे, और पिछले कई सारे एग्जाम में मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, और इसकी फायदा आपको भी मिल रहा है और मुझे तो मिल ही रहा है, ऊपर वाले देने वाले हैं भाई। इसके अलावा
कौन सा नृत्य छऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी से मान्यता प्राप्त नहीं है? तो छत्तीसगढ़ आपके ऑप्शन में था। ऑप्शन छत्तीसगढ़ में कोई भी छऊ नृत्य जो है मान्यता प्राप्त नहीं है कि यहीं पे होती है। होते होंगे लेकिन यहाँ का जो है फेमस नहीं है। इसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ ऑप्शन में है तो यही छांटने लायक था। बाद बाकी आपके 3 ऑप्शन जो है झारखंड, सरायकेला, है ना, झारखंड में सरायकेला का छऊ कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया का छऊ कहा जाता है और उड़ीसा में मयूरभंज का छऊ जो है प्रसिद्ध है। छऊ नृत्य जो है भारतीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसे जो है शास्त्रीय संगीत का दर्जा नहीं, हाफ शास्त्रीय संगीत का दर्जा दिया गया है। इसीलिए अभी भी शास्त्रीय संगीत इंडिया में, माफ कीजिएगा, शास्त्रीय नृत्य 8 ही है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और शास्त्रीय भाषा 6 है जो मैंने आपको बता ही दिया है। ये आपके सामने हमारे नृत्य वाले जो PDF है या फिर नृत्य वाले जो वीडियो हैं उनका कटिंग आपके सामने है। छऊ नृत्य जो है ना, इसमें मुखौटा जो दर्शाया जाता है। ऊर्जावान मार्शल आर्ट गतिविधियां छऊ नृत्य की मूल विशेषता है। इसके अलावा ये 3 जगह का जो सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया बताया, यही चीज़ यहीं पे लिखा है। छऊ नृत्य में जो मुखौटा का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कहाँ के छऊ नृत्य में मुखौटा का इस्तेमाल नहीं होता है, तो आप कहेंगे जो आपका मयूरभंज का छऊ है वहाँ पे मुखौटा का इस्तेमाल नहीं होता है। ये कहाँ पे लिखा है भाई, कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा छऊ नृत्य के कुछ प्रमुख कलाकार जिसे हाल फिलहाल में अवार्ड मिले, जैसे सुरेंद्र नारायण देव, इसे 1991 में पद्मश्री मिला था। इसके अलावा केदारनाथ साहू 2005 में मिला था, श्यामा चरण 2006 में मिला था, शशिधर आचार्य को भी मिला है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कौन सा राज्य गरीबी सूचकांक 2022 में टॉप 10 में नहीं आते हैं? ठीक है भाई। तो जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, MPI है ना, तो इसके थ्रू जो आपका गरीबी के अनुमान लगाए गए, तो इसमें जो है टॉप 10 स्टेट में आपका कोई महाराष्ट्र वगैरह होगा, कर्नाटक, केरला वगैरह होगा जो नहीं आएगा, क्योंकि ये सब अमीर राज्य हैं भाई। तो जो गरीब राज्य है यहाँ आपके सामने दिख रहे होंगे, ये है गरीबी रेखा में आने वाले। बिहार है सबसे ज़्यादा गरीब, झारखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो ये जो आपके टॉप 10 के जो है गरीबी रेखा में आने वाले राज्य हैं, यहाँ से भी आपके काम आ जाएंगे क्वेश्चन। इसके अलावा TC फ्लाई काटने से कौन सा बीमारी, तो जो मधुमक्खी होती है ना, सिक्ता मक्खी कहते हैं इसे हिंदी में, ये सोने की बीमारी के लिए जो है काम आते हैं, मतलब काम नहीं आते हैं भाई, दुख देते हैं। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने के लिए जॉन डाल्टन ने 1808 में कौन सा नियम दिया था? तो परमाणु का अविभाज्य सिद्धांत आप सभी जानते हैं कि परमाणु ने कहा कि भाई, डाल्टन ने कहा कि परमाणु का विभाजन संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ये सबसे छोटे कण है। लेकिन बाद में इन्हीं को भी खंडित करते हुए डाल्टन महोदय का जो इस बात को खंडित कौन किया? तो अलग अलग वैज्ञानिक किए, जिसमें जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर डाले, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों की मदद से हुआ, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। इसी कारण जेम्स चैडविक को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इलेक्ट्रॉन पे कैसी चार्ज होती है? तो निगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? तो कोई चार्ज नहीं। आप इसे अल्फा बीटा गामा से भी रिलेट कर सकते हैं। अल्फा बीटा गामा, अल्फा पे पॉजिटिव, बीटा पे निगेटिव और गामा पे कोई चार्ज नहीं होती है। और ये तीनों के तीनों कण जो है अल्फा बीटा गामा, ये रेडियो सक्रियता के दौरान उत्पन्न होती है, जिसमें गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नील्स बोर ने भी परमाणु का मॉडल दिया है जो आपके एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा किसी भी देश में मुद्रा का क्या प्रमुख कार्य है? तो भाई ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन मुद्रा के कई सारे कार्य है, जिसमें सरकार के लिहाज से देखे तो सबसे बड़ी कार्य है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली कि भाई आप मुझे पेट्रोल दो, मैं जो है अपना पैसा दूंगा। ठीक है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली आपको जो है राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा काल में भी वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थे, ये बात भी ध्यान रखेंगे। नहीं तो ऐसा नहीं कि उस समय किसी को नॉलेज नहीं था भाई, नॉलेज था भाई, वो लोग जो है शुद्ध व्यापारी थे भाई। इसके अलावा मुद्रा का प्रमुख कार्य वस्तुओं की लेन देन, वस्तु विनिमय, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना, ये सब हो जाएगा, आपका मुद्रा का काम हो जाएगा। इसके अलावा मुद्रा आपूर्ति के चेन में कौन कौन से स्लैब यूज किए जाते हैं? तो M1, M2, M3, M4। अगर आपसे कोई पूछे कि बाजार में या फिर देश में सबसे कम मुद्रा कौन से होंगे, तो आप कहेंगे M4। सबसे अधिक मुद्रा कौन से होंगे? तो M1। M1 में जो आप ऐड करते जाएंगे तो दूसरा मुद्रा आता जाता है। M1 कॉमन है। M1 क्या होता है? आपके पास जो पैसे पड़े हैं, मेरे पास जो 2-4 रुपए पड़े हैं, बैंक में जो नगद पड़े हैं, ये सब M1 में आ जाता है। ठीक है भैया। इसके अलावा देश का राजस्व व्यय सबसे अधिक किस पर होती है? आपके ऑप्शन में वेतन दिया गया था सबसे बड़ा, तो वेतन ही हो जाएगा। वैसे क्रूड ऑयल पे भी होता है ना, जो आपका राजस्व का व्यय, वेतन में, पेंशन में भी होता है, पेंशन में भी होता है ना, स्कॉलरशिप में भी होता है, ये सब में राजस्व व्यय होता है। और ब्याज की जो अदायगी होती है, मतलब जो ऋण है उस पर जो ब्याज चुकाया जाता है, उस पर भी राजस्व की व्यय होती है। राजस्व भी कई प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं, बता चुके हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है? जैसे इनकम टैक्स डायरेक्ट है ना, आपका GST वगैरह इनडायरेक्ट टैक्स के उदाहरण है। रेंगमा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये नागालैंड का हो जाएगा रेंगमा। नागालैंड का अन्य नृत्य तितली नृत्य है। हॉर्नबिल त्योहार है जो आपका दिसंबर माह में 10 दिन तक चलता है। अलाइट्टू डांस है, ऐसा लग रहा है कि ये साउथ का है लेकिन ये नागालैंड का है। कुकी नृत्य है, ये भी नागालैंड का है। चंगई नृत्य नागालैंड का है। मयूर नृत्य नागालैंड का है। मणिपुर का प्रमुख त्योहार जो है आपका थबल चोंगबा है, जो याओसांग फेस्टिवल के अवसर पर किया जाता है। और ये मणिपुर का होली कहलाता है आपका याओसांग फेस्टिवल, जो 5 दिनों तक चलती है। इसी त्योहार पर जो है आपका थबल चोंगबा नामक नृत्य होता है। खांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट है। कचई लेमन फेस्टिवल मणिपुर का आधुनिक त्योहार है।
इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के त्यौहार की बात करेंगे तो मोपिन हो जाएगा, सोलंग हो जाएगा, लोसार हो जाएगा। सिक्किम का सागा दावा हो जाएगा और लोसांग हो जाएगा। देखिए लोसांग है और लोसार खाली अरुणाचल प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में भी होता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। लद्दाख में स्पुतनिक, गस्तर और हेमिस भी होता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, ये सब त्यौहार ध्यान रखेंगे। इनके अलावा स्वराज शब्द का इस्तेमाल दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया? आज ही बताए थे। तो ये आपका कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में किए थे, जहां पे आपका प्रश्न पूछा गया था कि भाई 26 जनवरी 1930 का क्या इंपोर्टेंस है, वहीं पर मैंने इसकी जिक्र कर लिया था, क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन कहां से आएगा। बहुत दिन बिताए हैं हम इसमें भैया, बहुत दिन, है ना। इसके अलावा एक ही मोटो है दोस्तों कि जो बच्चे मेरे पे विश्वास करते हैं, मेरे से जुड़े हुए हैं, उनसे कोई भी छल कपट नहीं किया जाए। मुझे जितना आता है मैं चाहता हूं आपको आए, और आप जो है अपने लिए, अपने परिवार के लिए खुशी का कारण बने, क्योंकि मुझे पता है कि सरकारी नौकरी की तैयारी जनरली मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग के बच्चे ही करते हैं। जैसे मैं निम्न वर्ग से आता हूं तो मैं भी किया हूं, है ना, और मैं जानता हूं कि क्या इंपोर्टेंसी, क्या जो है इनकी जरूरत होती है, क्या और कितनी जरूरत होती है। आप एक नौकरी, एक परमानेंट जो है आपके फिक्स इनकम की कितनी जरूरत होती है एक परिवार में, ये इससे मेरे से बेटर और कोई नहीं जानता होगा। दोस्तों मैं जब पढ़ता था तब भी मैं ऐसे ही था, और आज जब मैं नौकरी में आज करीब 8-9 साल से हूँ तब भी मैं ऐसा ही हूँ, क्योंकि जिम्मेवारी ही इतनी है। मैं बड़ा भाई हूँ अपने घर का, मेरे 2 छोटे छोटे भाई पटना में पढ़ते हैं, है ना, तो इन सबको देखते हुए मैं वैसे का वैसे ही हूँ, है ना भैया। तो नौकरी के बाद अगर कोई ये चाहे कि मैं जो है ये ले लूँगा वो ले लूँगा, तो ये सब नहीं संभव है। लेकिन एक चीज़ है कि आपको फिक्स रोटी मिलेगा, एक चीज़ की टेंशन नहीं रहती है कि भाई कल हो के हम क्या खाएंगे, ये एकदम फिक्स रहता है ना, सरकारी नौकरी वाले को। बाद बाकी अगर आप टेढ़े तरीके से कमाने चाहे तो इनके अलग बात है, वो कभी मत करना। जिंदगी में सब कुछ पैसे ही नहीं होते दोस्त, है ना। इसके अलावा कांग्रेस में कोलकाता अधिवेशन 1906 में जो है आपका स्वराज की प्रयोग किया गया था। स्वराज की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। इसी कारण 26 जनवरी 1930 को जो है डेडलाइन था, उसको पार करते ही हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ झंडा फहराने के बाद। इसके अलावा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया था। वहां पर 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। एक एक पॉइंट आपके मोती है जो कंप्यूटर के मॉनिटर पर चमकेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। कहां पर किए थे? मद्रास में। कब? 1887 में। इसके अलावा ये कांग्रेस के 3rd अधिवेशन थे। इसके अलावा गरम दल और नरम दल एक हो गए, कहां पे? 1916। कहां पे? लखनऊ में। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजुमदार। इसमें जो गरम दल और नरम दल जो सूरत में 1907 में अलग हो गए थे रास बिहारी घोष वाली अध्यक्षता में, तो इनको एक कराने में फिर से जो है अहम भूमिका कौन निभाया? तो एनी बेसेंट और तिलक। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं कि एक करने में कौन जो है अहम रोल अदा किए थे। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान भी गाया गया, लेकिन फर्क इतना है कि जो राष्ट्रीय गान है ये आपका गाया गया जी कब? 1906 में, और राष्ट्रीय गीत जो है ये 1896 में गाया गया था। तो राष्ट्रीय गीत जो है ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे हैं, और राष्ट्रीय गान जो है ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। इसके अलावा अस्थायी बंदोबस्त कर्नवालिस ने कब लगाया? पूछा गया है, तो ये 1793 में बताया था अस्थायी बंदोबस्त। अब मैं ऐसे ही नहीं कहा है कि 20+ क्वेश्चन मिला के दिया, अब तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं बताया है मेरे दोस्त, है ना। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल बिहार में लगाया गया था। इसके अलावा रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास में लगाया गया था 1820 में, है ना। देखिए थॉमस मुनरो और हेक्टर मुनरो, इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है। तो हेक्टर मुनरो जो है ये आपका 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था ना, उसमें अंग्रेज की तरफ से लड़े थे, और थॉमस मुनरो जो है ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लगाने वाले अंग्रेज थे। ठीक है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। वो 1820 है, वो 1764 है, तो काफी जमीन आसमान का फर्क है। एगो राज हड़प नीति है जो डलहौजी ने किया था, ये कब किया था? 1848 में। सबसे पहले किसको हड़पा था? तो सतारा को, बाद में नागपुर झांसी को भी हड़प लिया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, करजनवा के समय। इसके अलावा बंगाल विभाजन निरस्त कब हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के समय। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। कुछ ऐसे अंग्रेज भी है जिसे लॉर्ड कहने का मन करता है, जैसे आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने जो है सती प्रथा को अंत किया। बाद बाकी मुझे जो है सती प्रथा काफी अच्छा लगा जिन्होंने अंत किया, इसीलिए मैं इसे लॉर्ड भी कहता हूं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके अलावा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो कला संगीत आदि के क्षेत्र में पारखी हो, ये कौन करता है? तो भाई भारत के राष्ट्रपति करते हैं। मैंने आपको बताया कि 250 में कहां से आते हैं, तो 238 आते हैं आपका निर्वाचन से, और 12 आता है मनोनयन से। तो ये 12 का मनोनयन कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा जो ये 12 का मनोनयन करते हैं, ये पद्धति कहां से? तो आयरलैंड से। आई जो 238 को निर्वाचन होता है, ये पद्धति कहां से? तो साउथ अफ्रीका से। एक एक बात को तोड़ के ध्यान रखेंगे। ठीक है, राज्यसभा में 250 का हिसाब किताब हो गया, 238 + 12 कैसे कहां से सिस्टम लिया गया है? तो वो साउथ अफ्रीका से 238 वाला, अब 12 वाला कहां से? तो आयरलैंड के संविधान से। इसके अलावा राज्यसभा का जो चर्चा है संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 80 में है। 81 में क्या है? तो लोकसभा है। और 79 में क्या है? तो आपका क्या हो जाएगा भाई? संसद की जिक्र है। ठीक है, राज्यसभा भारतीय सदन का अपर सदन है, हायर सदन
सदन है और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जो है अध्यक्षता संभालते हैं, यानी राज्यसभा के जो पदेन सभापति कौन होते हैं तो उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का विघटन कभी भी संभव नहीं होता है। देखिए कल एक बच्चा पूछ रहा था कि उपराष्ट्रपति नाम के जो है मतलब नहीं है क्या अधिकारी, जैसे कल पूछा गया था कि नाम के अधिकारी कौन है तो राष्ट्रपति आंसर है। मैं आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति की आप जिम्मे काम हित क्या है भाई, थोड़ा बहुत ही कम काम है भाई कि जब राष्ट्रपति न रहे, किसी भी पोस्ट कारण जो है पोस्ट वैकेंट रहे, तब उस समय राष्ट्रपति का पद संभालना, राज्यसभा का अध्यक्षता संभालना। तो एक ही पोस्ट में दो काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से लोकसभा में स्पीकर होते हैं तो राज्यसभा में कोई भी स्पीकर का पोस्ट नहीं होता है, उपराष्ट्रपति ही करते हैं। तो बेसिकली आप मान लीजिए कि इसी काम के लिए उपराष्ट्रपति को सबसे ज्यादा जिम्मा दिया गया है कि राज्यसभा संभालते हैं। ठीक है भाई, स्पीकर का अपने आप में महत्व है तो उपराष्ट्रपति का भी राज्यसभा के लिए अपने आप में बहुत महत्व होती है, इस कारण से इसीलिए उपराष्ट्रपति वहां पे आंसर सही नहीं रहेगा। इसके अलावा क्योंकि कार्यपालिका के प्रधान तो राष्ट्रपति होते हैं तो इसीलिए वो नाम मात्र के हैं। जैसे मैंने बताया था कि भाई जैसे मान लीजिए कि परिवार में एक ऐसा आदमी होता है कि कमाता है और उड़ाने वाले कई सारे होते हैं, तो जो उड़ाने वाले होते हैं वो है ना मेन मतलब प्रधान भैया उस पैसे का, जो कमाता है वो तो कमाता तो सिर्फ ला के दिए, मतलब उड़ाने वाला जो भोग रहे हैं उस पर कह सकते हैं। तो ऐसे ही इंडिया में जो है राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र के अधिकारी होते हैं, जबकि भोग जो है यानी पूरे पैसे का हिसाब किताब या फिर कोई भी फैसला लेना जो होता है ये आपका प्रधानमंत्री उस चीज को यूटिलाइज करते हैं। उसी प्रकार से जो राज्य में है सीएम होता है कार्यपालिका का मुख्य प्रधान, और नाम मात्र के प्रधान कौन होते हैं आपका राज्यपाल। तो ऐसा नहीं है कि कभी पूछे कि कार्यपालिका के प्रधान कौन होते हैं इंडिया में तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मार दीजिएगा। जब ऐसा पूछे कि इंडिया में वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन है तब प्रधानमंत्री, खाली सीधे लैंग्वेज में पूछे तो प्रेसिडेंट ही होगा आंसर। ठीक है भाई, भले ही नाम मात्र का हो। इसके अलावा राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा का अपना कार्यकाल परमानेंट होता है। देखिए ये आदमी है, ये राज्यसभा का सदस्य है तो इसके कार्यकाल 6 वर्ष का, और ये राज्यसभा सदन है तो इसका जो है परमानेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे समझिए। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन पद्धति जो है साउथ अफ्रीका से लिया गया है, बता दिए जो 238 सदस्य जो आते हैं और हर दूसरे वर्ष जो है 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और इसी क्रम में ये क्रम चलता रहता है और राज्यसभा जो है कभी भी विघटित नहीं होता है। रिलेटेड टू संतूर पूछा गया था, शिव कुमार शर्मा आंसर में दिया गया था, यही राइट आंसर है। पंडित भजन सुपारी और राहुल शर्मा ये भी संतूर ही प्ले करते हैं। ह्यूमस क्या होता है और या फिर हुमास क्या होता है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर ह्यूमस पूछा गया है तो ह्यूमस क्या होता है कि मिट्टी में पाया जाता है, काली मिट्टी में भी ह्यूमस होता है। ये क्या होता है, नाइट्रोजन और जो भी मिनरल्स होते हैं जो मिट्टी के लिए उपयोगी होते हैं उपजाऊ बनाने के लिए, ये सब आपका ह्यूमस में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा व्हाट इज हुमास, अगर हुमास पूछा गया होगा तो हुमास क्या है कि इस्लामी ग्रुप है कहाँ का, फिलिस्तीन का। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक आपसे पूछा गया है मे डैम मे फी किस स्टेट की फेस्टिवल है, तो मे डैम मे फी ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया है, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया है, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया है। जो नहीं बताया हूं नहीं बताया हूं है ना, मैं एक आध तो छूटेगा ही। अब 2500 का 25 बता दूंगा तो कल ये एसएससी वाले ले जाएंगे मुझे, है ना। तो मैडम फी जो है ये किस स्टेट की फेस्टिवल है, ये असम की है। इस त्योहार को असम में प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, फिक्स डेट है। जैसे प्रकार से मकर संक्रांति का फिक्स डेट है 14 या 15 जनवरी, उसी प्रकार से इसका भी फिक्स डेट है। इसके अलावा असम का अन्य त्योहार कौन कौन सा है भाई, तो सागर मिसावा है, खेराई पूजा है, मिसिंग जनजाति के द्वारा एक और त्योहार होता है अली ए लिलंग। तो ये जो है ध्यान रखेंगे, आने वाले शिफ्ट में टेढ़ा करके एग्जामिनर ने पूछा है तो टेढ़ा करके ही पूछेगा। अलग अलग और फेस्टिवल कौन से हैं, तो बिहू है, बगुरम्बा है, बिछुआ है, अंबुबाची मेला है, माजुली फेस्टिवल है, ये सभी के सभी असम में सेलिब्रेट किए जाते हैं दोस्तों, है ना। ये जो सीधे सीधे त्योहार है, ये अंबुबाची मेला भी आए थे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, दोनों याद रखिएगा, ऊपर नीचे दोनों असम के रिलेशन में। इसके अलावा देखिए ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया क्या लिखे हैं, ये साइठोवा साइबा या फिर कुछ और लिखना चाहा है, तो ये क्वेश्चन जो है विवादास्पद है, मतलब मेरे हिसाब से। आप लोग बताएंगे कि ये क्वेश्चन ओरिजिनल वाला क्या था। इसके अलावा एक आपसे पूछा है कि प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारी कौन से हैं, तो प्रोटोजोआ से मलेरिया भी होते हैं, तो ऑप्शन डिपेंड करता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चे ने जो भेजा है ना, हु इज नॉट टू राज्यसभा, तो ये आपका हो गया प्रेसिडेंट बता दिया था। इंडिया गेट किसने बनवाया था, तो ये आपका इंडिया गेट पूछा है, इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया भी पूछा है। अच्छा चलिए, इंडिया गेट पूछा है। इसके अलावा शिव कुमार शर्मा पूछा है। इसके अलावा प्रोडिक का एंटोनियम पूछा है, लेवली का एंटोनियम पूछा है। प्रोडिक मतलब क्या हो जाता है भाई, मतलब अरेंज्ड हो जाएगा एक हिसाब से, तो इसका उल्टा कर लीजिएगा, छिटफुट वाला जो भी ऑप्शन देगा, नॉन अरेंज अनबैलेंस्ड जो भी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा परमानेंट सेटल पूछा गया था, व्हिच ईयर 1793 हो गया। मिल गई सारी क्वेश्चन एक लिखा है। मुझे एक इंसान का नेम याद नहीं आ रहा है सर, पूछा था कि किससे संबंधित है जिनको 2022 में पद्मश्री से नवाजा गया है। अब यहाँ पे आदमी ही नहीं है क्योंकि पद्मश्री तो बहुत आदमी को मिलता है भाई। इसके अलावा रेखा दावा डांस, यही रेंगमा पूछा था जो मैंने नागालैंड में बताया है। तो बच्चे को थोड़ी टूटी फूटी भाषा में भी याद रहता है भाई, तो इनको जो है थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। तो ये पूछा गया था। तो दोस्तों आज के ये थर्ड शिफ्ट में आए क्वेश्चन का एनालिसिस था। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और पीडीएफ में जो आप पे ग्रुप में है वहाँ पे भी मिलेगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। और दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट का वीडियो है 2 दिन से नहीं ला पा रहा हूँ, टाइम थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है मुझे, टाइम की थोड़ा काफ़ी अभाव चल रही है। 51 हो गए हैं, 6 क्लास और होंगे, मैं जल्दी ही आपको करा दूंगा। जिस दिन
दिन आपका एमटीएस का एग्जाम नहीं रहूँगा, उस दिन 2-2 3-3 क्लास करके जो है इसे निपटा लूँगा। फिर एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है, तो हम जीडी के लिए जल्द ही क्लास लॉन्च करने वाले हैं। जीडी के जो क्लास होंगे उसमें आपके इंग्लिश के भी सवाल रहेंगे, 10 सवाल पर वीडियो में, और जीडी के आपका 30 वीडियो आएगा। और इसके बारे में हम विशेष बात आपको जो है एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जिस प्रकार से मैंने 57 सीरीज चलाया और आपको जो है एमटीएस में फायदा दिलाया। ये एमटीएस ही नहीं मानिए, इसे सीजीएल वाले भी पढ़े, जो भी आपके एसएससी निर्मित एग्जाम है सब पढ़े। यूँ कहे तो जीडी वाले को भी काम आएगा, लेकिन जीडी के लिए एक स्पेशल लाऊंगा, क्योंकि जीडी में जो है अंग्रेजी और हिंदी भी पूछते हैं, तो उनको भी इंक्लूड करूंगा। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।